हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ कंपनी ऑडिट का चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 10 सीए इंटर के मॉड्यूल का। तो आप सीए इंटर की मॉड्यूल आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास है तो आप फिजिकली भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, जो मैं आपको कट करवाने वाला हूँ, सबसे पहले आपको वो चीज़ें कट कर देनी है। जैसे कि फर्स्ट पेज आपको कट करना है। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है पढ़ने लायक, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज़ें कट करनी है। और जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ सिर्फ वही आपको मार्क करना है। तो देखिए, आपको इतना हिस्सा मार्क करना है जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है। सेक्शन 139 टू 148, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। जब हम ऑडिट करते हैं गाइज, तो हम ऑडिट करते हैं वेरियस एंटिटीज का, लाइक फर्म का हम ऑडिट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑडिट करते हैं, कंपनीज का ऑडिट करते हैं। जब हम कंपनीज का ऑडिट करते हैं, तब हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, इस चैप्टर में हम वो सीखेंगे। तो सेक्शन नंबर 139 से लेकर 147 तक सीए जब ऑडिट करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। तो कायदे से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट इस चैप्टर में हमें 148 सेक्शन भी इंक्लूडेड कर दिया गया है, तो वो भी हमें पढ़ना है। वो है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। जो हम नहीं करते वो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो सेक्शन 139 टू 147 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से भी और प्रैक्टिकल लाइफ के पर्पज से भी। और 148 भी हमें करना है, पर वो कॉस्ट ऑडिट से डील करता है, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो 139 टू 148 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आप हाईलाइट कर लीजिए जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। वरना आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, आपको गूगल ड्राइव पर मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शंस कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या सेक्शंस कवर्ड हैं और उनका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। मतलब एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सेक्शन 139 में लिखा हुआ है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जब हम करते हैं। जब कोई कंपनी किसी सीए का अपॉइंटमेंट करती है एज अ ऑडिटर, तो उसे क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब लिखा हुआ है इसमें। 140 में लिखा हुआ है जब हम किसी ऑडिटर को रिमूव करेंगे, लाइक कोई कंपनी है वो अपना ऑडिटर रिमूव करना चाहती है, तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। कोई ऑडिटर रिजिग्नेशन दे रहा है तो क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेशल नोटिस की बात है, वो हम पढ़ेंगे। 141 में एलिजिबिलिटी, कौन कौन बंदा एलिजिबल है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी सड़क से चलते हुए आदमी को हम उठा लें और उसे कंपनी का ऑडिटर बना दें। एक सीए ही कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, इसमें ये बात लिखी हुई है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि सारा सेक्शन 141 इसी पे ही बेस्ड है। मतलब यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। 142 में रेमुनरेशन बहुत आसान है, इसमें कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। 143 में लिखा हुआ है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर्स की क्या क्या पावर है, लाइक मैं अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या पावर्स होनी चाहिए, तो वो सारी बात लिखी हुई है। और मेरी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, लाइक मुझे किन किन चीज़ों पे अपना मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, वो भी बात लिखी हुई है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें और 3 पॉइंट ऐड हो गए थे अभी कुछ सालों पहले ही। तो वो सारी बात हम देखेंगे, कारों की बात हम देखेंगे। तो 143 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 144, 144 में लिखा हुआ है कि, अरे हाँ एक सेकंड, मैं आपको सेक्शन 143 में एक और इम्पोर्टेंट बात है, फ्रॉड से रिलेटेड भी बातें इसमें लिखी हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शन 143 में। कि अगर कंपनी में फ्रॉड होता है तो ऑडिटर को किसको, मतलब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में। तो वो सारे उसमें कुछ लिमिट्स हैं 1 करोड़ रुपीज़ की, तो वो सारी बात हम पढ़ेंगे 143 में। 144 की बात कर लेते हैं। ऑडिटर को कुछ कुछ सर्विसेज हैं जो कंपनी को नहीं देनी है। अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का ऑडिटर हूँ, मैं उस कंपनी को अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। हम ऑडिट किसका करते हैं गाइस, हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो और मैं ही उस कंपनी को अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना। क्योंकि मेरे को और चैगर दोनों अलग अलग पर्सन होने चाहिए। मैं अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ कंपनी की, तो मैं उसको ऑडिटिंग की सर्विसेज नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपनी अकाउंटिंग में कैसी गलतियाँ निकाल लूंगा। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने ही प्रिपेयर करा है या प्रिपेयर करने में मदद करी है, तो
मैं उसमें गलती नहीं निकालूंगा। तो दैट्स वाई ऑडिटर को कुछ सर्विसेज जो है वो कंपनी को नहीं देनी होती है। 145 में लिखा हुआ है साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी बात नहीं है। 146 में लिखा हुआ है ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करनी है, वो खुद से जनरल मीटिंग अटेंड नहीं करा, देन ही हैव टू सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी सीए होना चाहिए। तो इसमें ये सारी बात लिखी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। 147 में पनिशमेंट, अगर हमने ऊपर वाले सेक्शंस का कॉन्ट्रवेंशन करा तो इसमें पनिशमेंट दी हुई है, सिविल पनिशमेंट और क्रिमिनल पनिशमेंट, मतलब फ्रॉड वाली पनिशमेंट भी सब गिवन है। रटने वाला है 147। 148 की बात करें तो इसमें कुछ लिमिट्स गिवन है कि कोस्ट ऑडिट किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ये सारी बात लिखी हुई है। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो 139 टू 147 सीएस के लिए, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और 148 भी आपको पढ़ के जाना है। और जिनको मैंने ब्लू टिक करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मेजरली इनमें से ही आता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 141 से। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। तो गाइस, सेक्शन 141, सेक्शन 141 में बात लिखी हुई है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन बंदा एलिजिबल होता है कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। अब देखिए, कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए खाली सीए एलिजिबल होता है। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर वो सीए है तो वो एलिजिबल है, सीए नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। पर अगर फर्म की बात कही जाए तो, अगर आपको पता होगा तो मैं आपको एक बार रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि अगर हम ऑडिट करते हैं तो हम एज अ दो कैपेसिटी में हम ऑडिट करते हैं, एज अ सीए इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल हैं तो, वरना हम फर्म। सीए फर्म के बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं, मतलब सीए फर्म को अपॉइंट कर लिया जाता है कि आप हमारा ऑडिट करिए। तो जब ऑडिट रिपोर्ट जब जाती है तो वो, जब ऑडिटर का साइन जाता है तो ऐसा जाता है, लाइक फर्म का नेम, और फिर उसके बाद जो उसका पार्टनर है, पार्टनर का साइन, और फिर उसके नीचे लिखा रहता है फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी बातें लिखी हुई रहती हैं। पर सीए के केस में क्या रहता है, उसका नाम रहता है, उसका सिग्नेचर रहता है, मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। फर्म के केस में फर्म का नाम और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम, पार्टनर का सिग्नेचर, और क्या कहते हैं, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर और डेट वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सीए है, जब वो ऑडिट करने जा रहा है वो एज अ इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता है और एज अ फर्म ऑडिट कर सकता है। अगर वो एज अ इंडिविजुअल कर रहा है तो वो सीए होना चाहिए, मतलब एक पर्सन खुद से ऑडिट कर रहा है पूरी कंपनी का तो वो सीए होगा, ठीक है, मतलब उसे सीए होना चाहिए। पर अगर हम किसी फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, लाइक एबीसी एलएलपी, एग्जाम्पल ले लीजिए, एबीसी एलएलपी, हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि उसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब वो क्वालिफाइड कब होंगे, जब वो सीए होंगे। तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सीए होने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आपको भी ऐसा लिखना है। अब देखिए, एबीसी एलएलपी, इसके 6 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर आउटसाइड इंडिया थे, 3 पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिसिंग कर रहे थे, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया थे। तो जब हम मेजोरिटी देखेंगे तो हम देखेंगे इन 3 पार्टनर्स में, मतलब इन 3 पार्टनर्स में हम मेजोरिटी देखेंगे, और जो मेजोरिटी आती है गाइस वो आती है 50% से ऊपर। 50% पे मेजोरिटी नहीं आती है, मैं आपको बता देता हूँ। 50% से ऊपर आती है मेजोरिटी, तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर मीन्स 2 पार्टनर्स एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए, और वो सीए होने चाहिए। तो ये जो है वो सीए होने चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया कितने थे, 3 थे। मतलब प्रैक्टिसिंग इन इंडिया वाले पार्टनर कितने थे, 3 थे। उसमें से हमने मेजोरिटी निकाली, मेजोरिटी निकली 2 की। मेजोरिटी कितने पे आएगी, 2 पे आएगी। अब देखिए, उसमें जो 3 पार्टनर्स थे ना, उसमें क्या था, एक तो ए था, एक था बी, एक था सी। और जो सी था वो एलएलबी था, और जो ए और बी थे वो दोनों सीए थे। तो 2 पार्टनर मेजोरिटी में आते हैं और वो सीए हैं, तो ये फर्म ऑडिट कर सकती है। अब गाइस, एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ।
6 पार्टनर्स थे, 3 आउटसाइड थे, 3 इंडिया में थे। अब 3 में से मेजोरिटी कितने पे आएगी? 2 पे आएगी। ए और बी, ए एंड बी सीए थे, तो फर्म एलिजिबल हो गई टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो देखना है वो हमें देखना है जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 3 लोग हैं इनमें से मेजोरिटी निकालनी है हमें, 6 में से मेजोरिटी नहीं निकालनी, 6 में से मेजोरिटी नहीं निकालनी गाइस, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। तो हमने क्या सीखा? सीए या तो खुद से अगर बंदा जा रहा है ऑडिट करने तो वो सीए होना चाहिए, पर अगर फर्म जा रही है तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स हमारे सीए होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप अपने बुक में ना साइड में लिख लीजिए कि अगर इंडिविजुअल का केस है तो वो सीए होना चाहिए, अगर फर्म का केस है तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया सीए होने चाहिए, ठीक है। और ये आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। तो ये आप लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। वेयर अ फर्म, जब कोई फर्म अपॉइंट होती है और फर्म में क्या आता है? एलएलपी भी आती है। याद रखिए, फर्म 2 टाइप की होती हैं, या तो एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जो आपने पढ़ी होगी, और एक होती है एलएलपी। एलएलपी के केस में क्या होता है? एलएलपी कैसे डिफरेंट होती है? एलएलपी में क्या होता है कि उसकी जो लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, तो उसमें कंपनी के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंपनीज में ना लायबिलिटी लिमिटेड होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड। जो अनपेड अमाउंट है शेयर कैपिटल की, बस उतनी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई फर्म है और या फिर एलएलपी, मतलब फर्म में इंक्लूडिंग एलएलपी लिख रखा है इन्होंने, वो अपॉइंट हो जाती है एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब इसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ए एंड बी, ए बी सी एल एल पी, ये अपॉइंट हो गए एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसमें से ए और बी सी होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर थे, इनके 3 पार्टनर थे, तो मेजोरिटी कितने पे आएगी? 2 पे आएगी। ए और बी सी ए हैं, सी जो है वो एल एल बी है, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया है कि ओनली जो ए एंड बी हैं, जो सी ए हैं, दे विल एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ए बी सी एल एल पी। ओनली जो पार्टनर्स सीए हैं वही सारा काम करेंगे, बस इतने ऐसे याद कर लीजिए इसे, कि सारे जो पार्टनर जो सीए हैं वही काम करेंगे, सीए काम करेंगे, सारा काम सीए करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्या कह सकता है? ऐसे आपको एक एमसीक्यू दे देगा, उसमें आपसे कह देगा लाइक, ऐसे आपसे कहेगा कि ए बी सी एक कंपनी है, उसमें जो सी एल एल बी है वो जाके काम कर रहा है, वो जाके साइन कर रहा है, या वो जाके फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या वैलिड है? तो आपको लिख के आना है कि नहीं, इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज इन केस ऑफ फर्म ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शैल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये आपको डिस्क्रिप्टिव में आने वाला नहीं है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है गाइस। ये आपका एमसीक्यू में आएगा, और ये ऊपर वाला जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2, ये आपको एमसीक्यू में आपको दिखने के चांसेस हो सकते हैं। सेक्शन सबसेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं गाइस, 141 सबसेक्शन नंबर 3। अभी से आपको प्रेजेंट कैसे करना है? आपको लिख के आना है एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ब्ला ब्ला ब्ला। आपको सारा का सारा जो प्रोविजन है वो लिख के आना है। अब देखिए, ऊपर हमने पढ़ा कि कौन कौन बंदा एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन बंदा एलिजिबल नहीं है, मतलब ये हम डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ये बंदे डिस्क्वालिफाइड हैं, मतलब ये बंदे कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकते हमारी कंपनी के, ठीक है। हमारी मतलब किसी भी कंपनी का, ठीक है। किसी भी मतलब जिस पर्टिकुलर कंपनी के से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, नेमली, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब रिलायंस लिमिटेड,
रिलायंस लिमिटेड इज द कंपनी, इट इज द बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी वगैरह बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। तो अगर आपसे कह दे कोई लाइक दिस कंपनी blah 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 company is appointed as auditor of the company, no it is not, it shall not be appointed as auditor of the company because as per section 141 subsection number 3, ठीक है। एज पर सबसेक्शन नंबर 3 इट इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये पूरी लाइन आपको लिख के आनी है, ठीक है। अदर देन, अदर देन पे फोकस करना। एलएलपी, अदर देन एलएलपी इन्होंने लिख दिया क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसमें एलएलपी इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए उन्होंने इसको एक्सक्लूड करा क्योंकि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म सेम होते हैं। तो एलएलपी को इन्हें ऑडिटर में इंक्लूड कर दिया कि एलएलपी ऑडिटर बन सकती है पर बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। तो याद रखिए बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आता था पर एलएलपी को मतलब इन्होंने हटा दिया यहाँ से, अदर देन एलएलपी लिख दिया। तो कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकती। ये बात आपको याद रहने वाली है और ये बात ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी, ठीक है, इजीली हमें याद हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में हम देखें तो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अभी ये बात आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है, उसे ही वो ऑडिटर बना देते हैं। तो जो एम्प्लॉय है ना, तो उसको हमेशा जॉब फियर रहेगा कि अगर मैंने कंपनी में जो फ्रॉड हो रहा है, मान लीजिए मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉड कर दिया, तो एम्प्लॉय जो है ना वो कभी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गलत गलत नहीं लिखेगा। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को ऑडिटर बना दोगे और उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गलत गलत लिख दिया कि इन्होंने फ्रॉड करा हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है, तो फिर कंपनी उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देगी या फिर उसका प्रमोशन नहीं करेगी या फिर अलग अलग चीज़ें होंगी उसके साथ। तो हमेशा जो एम्प्लॉय है ना उसके ऊपर दबाव बना हुआ रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के लिए, ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना होता है। तो इसीलिए ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकते। बहुत आसान था, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपसे पूछेगा भी नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान वाले पॉइंट्स हैं। आगे आने वाले पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही है, बट इसमें क्या है, इसमें आपको कहा गया है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इस चीज को। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, ठीक है, ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय और उसका पार्टनर। कंपनी ऊपर है, उसका ऑफिसर या एम्प्लॉय, उसका पार्टनर। अब दूसरी बात पढ़ते हैं, हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी, ऑफिसर, ऑफिसर का एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, ठीक है। कंपनी, ऑफिसर या एम्प्लॉय, मतलब ये कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय है और इनके भी एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कंपनी, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय, ऑफिसर या एम्प्लॉय एक ही बात है, ठीक है। कंपनी, कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय, इनके या तो पार्टनर या फिर इनके एम्प्लॉय, इनके या तो पार्टनर या इनके एम्प्लॉय, ठीक है। कंपनी, कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो गए और इनके पार्टनर या फिर इनके एम्प्लॉय। मतलब मान लीजिए कि ये जो ऑफिसर है ये किसी पार्टनरशिप फर्म में एनरोल्ड है, ठीक है, ये किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। उस पार्टनरशिप फर्म में ये बंदा भी पार्टनर है, मतलब हमारा ऑडिटर भी पार्टनर है, ठीक है। तो ये बंदे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बंदे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, नॉट बी एलिजिबल, एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो हमें लिख के आना है एज पर सेक्शन 143 सब 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, पर्सन who is a partner or who is in employment of an officer or employee of the company are disqualified to be appointed as auditor of the company, ठीक है। बहुत आसान था, देखिए मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। आप बार बार इसे फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
पर्सन हु इज अ पार्टनर, और पर्सन और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, ओपन ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। दैट्स ऑल। ये बात हमें याद हो गई। और ये आप डायग्राम बना सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो। अब स्टार्ट करते हैं। डी पॉइंट, डी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अब देखिए, जो बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको सही से लिखना। मैं आपको इसका ना एक शॉर्टकट मैंने बनाया था, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। चलिए अभी मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूँ। अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद करिए, पीआरपी। एक पर्सन खुद, अ पर्सन हु, या फिर उसका रिलेटिव, हिज रिलेटिव, या फिर उसका पार्टनर। ठीक है, अ पर्सन वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, और उसकी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी या फिर उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी या फिर उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट कंपनी, सच होल्डिंग कंपनी। तो इसके याद करने का तरीका गाइस बहुत आसान। कैश, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। तो कैश, तो हमने याद करा पीआरपी, पर्सन रिलेटिव पार्टनर, पर्सन रिलेटिव पार्टनर, पर्सन रिलेटिव पार्टनर, कैश। कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। तो पर्सन, या तो वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर सिक्योरिटी बाय नहीं करने, उन्हें सिक्योरिटी बाय नहीं करनी, मतलब होल्ड नहीं करनी सिक्योरिटी। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी कैसे होल्ड नहीं करेंगे? मान लीजिए उसके पास किसी किसी ने रिलेट फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी, या फिर उसने सिक्योरिटी बाय कर ली, मतलब अलग अलग तरीके हैं जिससे वो सिक्योरिटी एक्वायर कर सकता है, वो पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। इन कंपनी में मतलब या तो उस कंपनी में जिसमें वो पॉइंट होने जा रहा है, या फिर उस कंपनी की सब्सिडी कंपनी में, या फिर उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, या फिर उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, या फिर सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में। तो इन सारी कंपनीज में देखिए, मान लीजिए यह कंपनी, इसकी सब्सिडी कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी एसोसिएट कंपनी, और सब्सिडी ऑफ सच एसोसिएट सच होल्डिंग कंपनी। तो इसकी होल्डिंग की सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी बन गया। ठीक है, तो यह बात हमने देखी। तो जो पर्सन है, जो पीआरपी है, पीआरपी पर्सन रिलेटिव या उसका पार्टनर, इन तीनों में से किसी ने भी अगर इनमें सिक्योरिटी एक्वायर कर ली, तो जो पर्सन है ना वो एलिजिबल नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब इसमें एक एक्सेप्शन गिवन है गाइस, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक्सेप्शन है वो ओनली रिलेटिव के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से ऊपर की चीज रिवाइज करवाऊंगा। पीआरपी, पीआरपी मतलब पर्सन रिलेटिव पार्टनर, पर्सन रिलेटिव पार्टनर, कैश। कैश में सिक्योरिटी नहीं एक्वायर करनी, उन्हें कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर नहीं करनी। तो हम आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे? एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन नंबर 3 of the Companies Act 2013, a person who or his relative or partner, a person who or his relative or partner acquire any security in the company, associate company, subsidiary of such holding company and holding company shall be disqualified to be appointed as auditor of the company। बहुत आसान था। और फिर उसके बाद आप लिखोगे जो क्वेश्चन में जो आपको क्या कहते हैं कंटेक्स्ट दिया हुआ है ना, उसको ही आप कॉपी पेस्ट कर दोगे कि क्वेश्चन में ये हुआ है। फिर आप लिखोगे कंक्लूजन जो आपके प्रोविजन पे बेस्ड होगा, और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटिव के केस में एक एक्सेप्शन गिवन है। रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, ओनली कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी की बात नहीं हो रही है गाइस। ठीक है, वो होल्ड कर सकता है 1 लाख रुपीज तक का अमाउंट का सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो रिलेटिव है
वो होल्ड कर सकता है 1 लाख रुपीज तक की सिक्योरिटी। और हमें फेस वैल्यू देखनी है, जब भी हम सिक्योरिटी की फेस वैल्यू देखेंगे ना तो हम फेस वैल्यू देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि ये कंपनी है, इस कंपनी में ना रिलेटिव जो है, मान लीजिए उसने इक्विटी शेयर्स बाय कर लिए, फॉर एग्जांपल लाइक 10 रुपीज के शेयर्स बाय कर लिए और 10,000 शेयर्स। तो इनकी जो फेस वैल्यू बनी 1 लाख, 1 लाख रुपीज बनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी नोट एक्सीडिंग, मतलब 1 लाख रुपीज तक रख सकता है। 1 लाख रुपीज से ज्यादा हुआ तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वो जो पर्सन है, वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा जिसके रिलेटिव ने 1 लाख रुपीज से ज्यादा की सिक्योरिटी परचेज कर ली। तो 1 लाख रुपीज तक है तो अलाउड है, इट इज अलाउड, बट 1 लाख 1 रुपीज हुआ तो डिसअलाउड, ठीक है। 1 लाख 1 रुपीज हुआ तो डिसअलाउड। और ये एक्सेप्शन जो है वो ओनली रिलेटिव के केस में एप्लीकेबल है गाइस, ये मैं आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें एक और चीज पढ़ते हैं हम कि ये जो कंडीशंस है ना, ये कंपनी नोट हैविंग शेयर कैपिटल पे भी एप्लीकेबल हो जाती है 1 लाख रुपीज वाली कंडीशन, सिक्योरिटी वाली। पर ये चीज़ को मैंने आपको इसलिए कटवा दिया क्योंकि आपको जनरली इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। पर अगर आपको आ जाए कि नोट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है और उसमें उन्होंने 1 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट ले रखा है तो आप उसमें भी ये वाली एक्सेप्शन दे के आ जाना, ठीक है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन पहले से ही ऑडिटर है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का पहले से ही ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आधा काम कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद मेरा कोई रिलेटिव था जो मेरे से जलता था, उसने क्या करा, उसने 1 लाख 1 रुपीज की 1 लाख 1 रुपीज की सिक्योरिटी बाय कर ली जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख 1 रुपीज थी, या 1 लाख 10 रुपीज थी, या कुछ भी मान लीजिए, पर 1 लाख से ऊपर थी, ठीक है। तो क्या मैं एकदम डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा? नहीं, उन्होंने कहा आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा, यू विल गेट अ 60 डेज टाइम टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑडिटर शैल टेक करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट एज स्पेसिफाइड अबव, और उसके लिए उसको 60 डेज का टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, जब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिख के आना है कि एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन नंबर 3 अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग एन ऑडिटर इफ इज रिलेटिव, अगर रिलेटिव ने एक्वायर करी है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है इफ इज रिलेटिव एक्वायर सिक्योरिटी इन द कंपनी, या फिर सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये सब आपको लिख के आना है। फिर उसके बाद आप लिखोगे बट देर इज अ लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज, दस, मतलब वो रिलेटिव जो 1 लाख रुपीज तक रख सकता है। फिर उसके बाद आप लिखोगे ऑडिटर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड इमीडिएटली, ही विल गेट अ टाइम ऑफ 60 डेज टू टेक करेक्टिव एक्शंस, और ऑडिटर इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको ही नीचे एक्सप्लेन करा गया है, तो ये आप एक बार बस देख लीजिए। मैंने आपको बताया फेस वैल्यू देखेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे। मान लीजिए जो मैं आपको एक एग्जांपल लिया था कि रिलेटिव ने एक्वायर करी अगर सिक्योरिटी, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रिलेटिव ने एक्वायर करी उसकी जो फेस वैल्यू आ रही है वो आ रही है मान लीजिए 90,000, ठीक है। उसकी जो मार्केट वैल्यू आ रही है वो मान लीजिए 9 करोड़ आ रही है। चाहे कुछ भी आ जाए मार्केट वैल्यू आपको देखनी नहीं है, आपको खाली फेस वैल्यू देखनी है। तो कुछ भी आ जाए वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ भी आ जाए, आपको वो देखनी नहीं है। कायदे से यहाँ पे जो है मार्केट वैल्यू होना चाहिए था, बट नहीं, उन्होंने फेस वैल्यू लिया है तो हम भी फेस वैल्यू देखेंगे। तो फेस वैल्यू ही हम देखेंगे, मार्केट वैल्यू हम नहीं देखेंगे। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, अगर मार्केट वैल्यू क्यों आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक लॉजिकल बात है ना कि मान लीजिए अगर किसी रिलेटिव ने 9 करोड़ की सिक्योरिटी ले रखी है और ऑडिटर ने अगर कुछ भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में गलत लिख दिया, उसकी 9 करोड़ की सिक्योरिटी पता चला 9 रुपए की ना रही, कंपनी एकदम डूब गई, तो वो रिलेटिव उस पर ऑडिटर पे प्रेशर डालेगा कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गलत चीज़ें ना लिखें। तो कायदे से यहाँ पे मार्केट वैल्यू होना चाहिए, तो पर नहीं है, फेस वैल्यू है। तो आपको फेस वैल्यू देखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं जो 1 लाख रुपीज की लिमिट है वो खाली रिलेटिव के केस में एप्लीकेबल है, रिलेटिव ऑडिटर के केस में एप्लीकेबल है, ऑडिटर के खुद के केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसके पार्टनर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है,
अगर ऑडिटर ने खुद, उस पर्सन ने खुद या फिर उसके पार्टनर ने 1 रुपए की सिक्योरिटी अगर बाय कर ली तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। मैं अगर मान लीजिए रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने 1 रुपए की सिक्योरिटी बाय कर ली, मैं इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। मेरे रिलेटिव ने बाय करी तो वो फेस वैल्यू हम देखेंगे, फेस वैल्यू देखेंगे 1 लाख रुपीज तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्रेस पीरियड। 60 डेज का ग्रेस पीरियड आपको जो गिवन है फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये रिलेटिव के केस में एप्लीकेबल है, ये पार्टनर और ऑडिटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। इमीडिएटली जैसे ही मैंने मान लीजिए अभी परचेज करी सिक्योरिटी, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। और यहाँ पे जब डिस्क्वालीफाइड होता है तो ऑडिटर को अपना क्या कहते हैं, अपनी ये वैकेट करनी पड़ती है जो उसकी सीट है। सेक्शन 141 सब सेक्शन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। और फिर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, वो सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। तो इस 3 चीज़ें आपस में लिंक हैं। ये बस मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक काम करूँगा, मैं आपको बाद में इस चीज़ को लिखवा दूंगा कि 141 सब सेक्शन नंबर 4 में जो इमीडिएटली वैकेशन होता है सीट का, तो 139 सब सेक्शन नंबर 8 की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। और कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट होती है, कैजुअल वैकेंसी जब होती है तो ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 139 में सारी अपॉइंटमेंट की बातें लिखी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरलिंकिंग है, तो ये आपको अभी आगे वाले सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव कौन होता है गाइस? आप कहोगे मेरे तो सभी रिलेटिव है, मेरे चाचा मामा ताऊ सब कुछ रिलेटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे बताया हुआ है खाली वही रिलेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप डायग्राम बना सकते हैं, बनाना है मतलब आपको। फादर, सबसे पहले फादर मदर, मम्मी पापा, स्टेप लगा देना है। स्टेप का मतलब स्टेप फादर, स्टेप मदर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर एंड स्टेप सन, डॉटर। डॉटर के केस में स्टेप नहीं लगाना आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको इस पे थोड़ा सा और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो रिलेटिव के केस में कौन कौन रिलेटिव हुआ? फादर मदर, आपको ऐसा हाथ करना है, फादर मदर, ब्रदर साइड में हाथ करना है, ब्रदर सिस्टर, सन एंड डॉटर नीचे हाथ करना है, सन एंड डॉटर। साथ में सन की जो वाइफ है और जो डॉटर का जो हस्बैंड है वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, स्टेप सन की वाइफ भी इंक्लूड हो जाएगी, मतलब सन वाइफ सन, पर डॉटर का हस्बैंड इंक्लूड नहीं होगा। मतलब डॉटर इंक्लूड हो जाएगी पर स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डॉटर का हस्बैंड इंक्लूड होगा। उसके बाद वाइफ और हस्बैंड मतलब आपस में स्पाउस हैं तो वो इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब मैं हूँ तो मेरी वाइफ है, वो मेरी रिलेटिव है। ये बात आप कैसे भूल सकते हो, 7 जन्मों का साथ। उसके बाद अगर हम देखें तो इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एच, अगर मैं एज अ ऑडिटर, मैं किसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी एच का मेंबर भी हूँ। अगर आपने एच के बारे में पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना आप एच के बारे में पढ़ सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये आपके टैक्स में भी काम आएगा। इसमें क्या है, इसमें लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। 2,50,000 मतलब एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाती है, तो इसलिए लोग इसे क्रिएट करते हैं एच को। ठीक है, तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कोई भी वीडियोस। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि एच का अगर कॉन्सेप्ट है तो वो पर्सन अगर एच का मेंबर है तो एच के सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स विल बी रिलेटिव टू दिस पर्सन। ठीक है, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एच देन ऑल मेंबर्स ऑफ एच इज रिलेटिव टू दैट पर्सन। और किसी भी मेंबर ने अगर सिक्योरिटी बाय कर ली कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, सब्सिडी कंपनी में, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में एंड होल्डिंग कंपनी में, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। आपको हैवी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। और मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऊपर वाले बहुत आसान थे। देखिए, पीआरपी,
पीआरपी की बात करते हैं, पर्सन रिलेटिव पार्टनर। पर्सन रिलेटिव पार्टनर सिक्योरिटी बाय नहीं करनी उन्हें। कहाँ पे सिक्योरिटी बाय नहीं करनी? कैश में सिक्योरिटी बाय नहीं करनी। तो पीआरपी कैश, पीआरपी कैश आपको इतना याद रखना है, पीआरपी कैश सिक्योरिटी। पर रिलेटिव के केस में एक एग्जाम्पशन लिमिट है 1 लाख रुपीज तक की, कि वो 1 लाख रुपीज तक होल्ड कर सकता है। अगर बंदा खुद से ऑडिटर बना हुआ है, मतलब वो ऑडिटर पहले से बना हुआ है और रिलेटिव ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, फेस वैल्यू देखनी है, पहले बात ये बता दूं आपको, रिलेटिव ने वो 1 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी, 1 लाख रुपीज से ज्यादा की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी बाय कर ली, तो ऑडिटर को 60 डेज का समय मिल जाएगा करेक्टिव एक्शन लेने का। वो अपने रिलेटिव से कहेगा कि आप सिक्योरिटी बेच दो, ट्रांसफर कर दो, कुछ भी कर दो, पर होल्ड मत करो सिक्योरिटी को, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है बस रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या आता है? फादर मदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर। स्टेप का मतलब सौतेले माँ बाप, भाई सौतेला भाई, सौतेली बहन, बहन सौतेली बहन, और सन, सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड। डॉटर में स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं करना, डॉटर में स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। डॉटर में स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं करना। अब इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉ मेकर जब लॉ बना रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सिंपल लॉ बना देंगे, एकदम सिंपल, हमने मान लीजिए सिंपल लॉ बना दिया, तो फिर क्या एग्जाम में आईसीआई क्या पूछेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे ना स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं करा, और अब वो क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि आप मेरे से पढ़ रहे हो और मैं हर एक चीज़ आपको डीपली एकदम अंडरस्टैंड करके पढ़ पा रहा हूँ, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। तो एक तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन, सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे आपने याद कर लिया, और फिर 7 जन्मों के साथी वाइफ और हस्बैंड आपस में रिलेटिव होते हैं। और अगर एचयूएफ का केस है, अगर वो पर्सन मेंबर है एचयूएफ का, तो सारे के सारे मेंबर्स उसके रिलेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इतना था बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो आईसीआई आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जब आईसीआई आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो आपसे कह देगा, मान लीजिए आपके जीजा जी, मतलब सिस्टर के हस्बैंड, रिलेटिव हैं, रिलेटिव नहीं है, वो होल्ड कर सकते हैं, वो कितने भी सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, तो सिंपल है। बट मान लीजिए वो आपसे ये पूछ लेगा कि मान लीजिए आपके फूफा जी, फूफा जी का मतलब क्या हुआ, आपके जो डैडी हैं, डैडी की सिस्टर, उनके हस्बैंड, तो ये भी रिलेटिव नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब रिलेटिव नाराज हो जाएंगे आप, अब अगर आप रियल लाइफ में जाओगे, अब किसी रिलेटिव से कह दोगे कि आप मेरे रिलेटिव नहीं हो एज पर कंपनी एक्ट, तो वो नाराज हो जाएगा। बट आपको अपने मार्क्स लाने के लिए आपको यही रूल फॉलो करना है, जो रिलेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपका रिलेटिव है, एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक है। ओनली एग्जाम पर्पज के लिए आपको ये बात याद रखनी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेकेंड के लिए पानी पी लेते हैं। मिस्टर ए, पर्सन, a practicing chartered accountant, is holding security of XYZ Limited. फेस वैल्यू ऑफ 900। अब आप क्या होगे, एग्जाम में जाओगे, आप क्या होगे, खाली 900 रुपए की सिक्योरिटी तो बाय कर रखी है, क्या ही दिक्कत है, 900 रुपए की सिक्योरिटी बाय कर सकता है, उससे उसकी इंडिपेंडेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बायस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि वेदर मिस्टर ए इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एक्स वाई जेड। हमें लिख के आना है, ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन नंबर 3 अ पर्सन who hold any security in the company associate company subsidiary कैश, पूरा आपको कैश की फुल फॉर्म लिख के आनी है, ठीक है। कंपनी सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच कंपनी, then he shall not be eligible to be appointed auditor of the company, or in the present case Mr. is holding security of
सो ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा था एन ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड। भाई एज अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड होगा, वर्डिंग जो होगी अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, बिकॉज अगर आप खुद ही उसे ऑडिटर बोलते हो तो ऑडिटर का मतलब ये हो गया ना कि वो पहले ऑडिटर बन गया है। वो ऑडिटर कब बनेगा, जब उसका अपॉइंटमेंट है वो एज ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता एज ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आपको कट करके लिख देना है पर्सन, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही हिज रिलेटिव और पार्टनर। आप अगर खाली ही भी लिखे आओगे ना, इफ ही होल्ड्स एनी सिक्योरिटी, यहाँ पे आप इंटरेस्ट वर्ड लिख के नहीं आओगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट आपको क्या याद रखना है, पीआरपी कैश, पीआरपी कैश और 1 लाख रुपीज की लिमिट रिलेटिव के केस में एप्लीकेबल है। Mr. P is a practicing chartered accountant and Mr. Q, the relative of Mr. P, is holding security of ABC Limited having a face value of 90,000, ठीक है। मिस्टर पी, इसे ना मैं आपको राइटिंग में समझाऊंगा। मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो उसका रिलेटिव है क्यू है, ऑफ मिस्टर पी, मिस्टर क्यू जो है वो मिस्टर पी का रिलेटिव है और मिस्टर जो क्यू है वो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है ऑफ एबीसी ऑफ फेस वैल्यू 90,000। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी देंगे, शायद नहीं दे रहे, ठीक है। तो हम देखा फेस वैल्यू 90,000 है, पर कंफ्यूज करने के लिए वो आपको मार्केट वैल्यू दे देगा कि मार्केट वैल्यू मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपीज है, तब भी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा वोटर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 141 सब सेक्शन नंबर 3 क्लोज डी, क्लोज डी, क्लोज लिख के आने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खाली इतना लिख के आ जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लोज नंबर बस मुझे याद है तो मैंने इसलिए लिख दिया है, ठीक है। तो क्लोज डी में हमने क्या पढ़ा था, अ पर्सन, अ पर्सन इज रिलेटिव और पार्टनर पीआरपी is disqualified for being appointed as the auditor of the company if he holds any security or interest in company, associate company, subsidiary of such holding company and holding company. If he acquire any or further as per proviso to this section, the relative may acquire further there is a limit. आप ऐसे लिख सकते हो further there is a limit, but further as a proviso भी लिख सकते हो। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी सेक्शन होता है ना तो उसके एग्जैक्ट मतलब उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस होती है ना तो उसे हम प्रोवाइजो करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर प्रोवाइजो वर्ड नहीं है, यहाँ पे ऊपर प्रोवाइजो वर्ड नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है कि इट में भी नोट रिलेटिव में होल्ड। बट वरना अगर आप लॉ की बुक पढ़ेंगे ना, आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा प्रोवाइडेड डेटा रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी, प्रोवाइडेड डेट वर्ड लिखा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे लिख के आना फर्दर एज पर प्रोवाइजो टू दिस सेक्शन, ये वर्ड आप अगर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप वरना सिंपल लैंग्वेज में भी लिख दोगे ना, फर्दर एज प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड, आप ये वर्ड भी नहीं लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आपको जब एग्जाम में आप लिखने जाओगे ना तो आपको क्या करना है, बस इस चीज़ को अंडरलाइन करना है। एग्जामिनर को देखना चाहिए कि आपको नॉलेज है। अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड, ये आपने लिख दिया, ही हिज रिलेटिव और पर्सन, कंपनी सब्सिडी कंपनी, ये सब लिख दिया। और ये भी लिख दिया आपने ये अंडरलाइन करके कि रिलेटिव, और बस इतना लिख दिया ना आपने, फेस वैल्यू और 1 लाख रुपए से अंडरलाइन कर दिया, तो बस आपका काम बन जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आपका काम है सिर्फ एग्जामिनर को बताना कि आपको आता है, ठीक है। और स्पेसिफिक वर्ड आपने देना होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, कंक्लूजन लिख दिया, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर क्यू इज हैविंग अ सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू, सो मिस्टर पी विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बिकॉज वो लिमिट के अंदर कवर है। फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज तक, 1 लाख रुपीज तक होल्ड कर सकता है, 1 लाख रुपीज से ज्यादा होगा एकदम डिस्क्वालीफाइड। तो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल ई की, बात करते हैं 3 एग्जाम्पल 3। बीसी एंड कंपनी is a audit firm having a partners Mr. B and Mr. C and Mr. A who is relative of Mr. C, ठीक है। तो इसे मैं आपको समझाता हूँ। बी सी, बी सी कंपनी है, बी सी एंड कंपनी है, इसके दो पार्टनर हैं बी एंड सी, ठीक है। अब मिस्टर ए हु इज रिलेटिव ऑफ
सी, ठीक है, इज होल्डिंग अ सिक्योरिटी फेस वैल्यू 1,01,000, ये फंस गया ऑडिटर। उसका जो रिलेटिव है, उसका जो रिलेटिव है वो होल्ड कर रहा है, उसका जो रिलेटिव है वो होल्ड कर रहा है 1 लाख रुपीज से ज़्यादा की। मतलब इस, ये जो फर्म थी, इसमें जो दो पार्टनर से एक पार्टनर का जो रिलेटिव है ना वो होल्ड कर रहा है 1 लाख रुपीज, 1,01,000 रुपीज की सिक्योरिटी। तो ये फर्म पूरी की पूरी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। तो ये आपको लिखना है, पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। फर्दर एज पर प्रोवाइडो, ये आपने लिख के आना है, ये आपको लाइन याद कर लेनी है, एकदम आसान लाइन है। फर्दर एज पर प्रोवाइडो टू दिस सेक्शन द रिलेटिव ऑफ द पर्सन मे होल्ड सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, not exceeding 1 lakh. In this instance, Mr. B and C, B, C and company will be disqualified for appointment as auditor of the company because the relative of Mr. C is holding the security in MWF which is exceeding the limit of rupees 1 lakh. आपको ऐसे लिख के आ जाना 1 लाख, ठीक है। और अंडरलाइन कर देना आपको, एकदम आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मिस्टर मेसर्स आर एम एंड कंपनी इज द ऑडिट फर्म हैविंग पार्टनर्स आर सी ए एम। द फर्म हैव बीन ऑफर्ड द अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर। फर्म को ऑफर मिला कि आप हमारी कंपनी का ऑडिटर बन जाओ। कंपनी का नाम ENN। मिस्टर बी द रिलेटिव ऑफ CAR, ठीक है। तो RM, अब इसका जो R का जो रिलेटिव है वो है B, ठीक है। RM एंड कंपनी, इसके दो पार्टनर्स थे। अब द रिलेटिव इज होल्डिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब 5,000 रुपये तक के शेयर्स इन्होंने होल्ड कर रखे हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई टोटल शेयर्स की? 50,000 हो गई। 5,000 इंटू 10, 50,000। 1 लाख रुपीज़ के अंदर आ रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है उसके अंदर आ रहे हैं। और मार्केट वैल्यू इसकी हो गई 1,50,000। मैंने आपको बताया मार्केट वैल्यू इग्नोर करनी है। एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन नंबर 3, a person relative or partner, a person who is relative or partner is holding a security interest shall not be eligible to be appointed as auditor of the company if he is holding security interest in the company, associate company, subsidiary such associate company। ये सारी बात आपको कैश वर्ड से याद रखनी है। उसके बाद आपको लिख के आना है फर्दर एज पर प्रोवाइडर टू दिस सेक्शन द रिलेटिव ऑफ द पर्सन में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी फॉर लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज तक होल्ड कर सकता है। इन द इंस्टेंस केस मेसर्स RM एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म हैविंग पार्टनर CAR एंड CAM। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो अच्छा, ये यहाँ पे M यहाँ पे उठ के आ गया, ठीक है। फिर मिस्टर B इज अ रिलेटिव ऑफ CAR एंड ही इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ ENN ऑफ द कंपनी ऑफ 50,000 रुपीज तक की फेस वैल्यू है, तो ये होल्ड कर सकता है। Therefore, Mr. RM and company is not disqualified for being appointed as auditor of the company। तो गाइस सिंपल था, ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा है ना, क्लोज डी। क्लोज डी का वो फर्स्ट पॉइंट था, उसका दूसरा पॉइंट हो जाता है ये, और थर्ड पॉइंट हो जाता है ये, ठीक है। तो जो क्लोज डी है गाइस, वो डील करता है लोन गारंटी सिक्योरिटी। लोन गारंटी सिक्योरिटी, लोन वाला पॉइंट ये है, सिक्योरिटी वाला ऊपर पड़ा था, गारंटी वाला ये रहा। लोन गारंटी सिक्योरिटी, लोन गारंटी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी वर्ड आप यहाँ से काट दीजिए। लोन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गारंटी भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी अभी हम पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, ऊपर आपने पढ़ा था PRP। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार,
ऊपर आपने पढ़ा था, देखिए, अ पर्सन हु हिज रिलेटिव और पार्टनर। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ये खाली फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पर्सन के लिए भी, जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए भी यही तीन चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी, मतलब पीआरपी। पीआरपी तो अ पर्सन हु हिमसेल्फ हिज रिलेटिव और पार्टनर, यही चीज एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो ऊपर से कंटिन्यू करिए इस चीज को। अ पर्सन हुज रिलेटिव और पार्टनर, अ पर्सन हु हिमसेल्फ हुज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेबिटेड to the company, subsidiary company, holding company, associate company, subsidiary of such holding company in excess of rupees 5 लाख। यहाँ पे 5 लाख रुपीज तक की लिमिट है, और जो लिमिट है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे ये लिमिट सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तो अगर वो पर्सन खुद, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, अगर उन्होंने कंपनी से लोन ले रखा है, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी से लोन ले रखा है, ठीक है, और मैंने उस लोन का, मान लीजिए, मतलब मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा हमेशा, क्योंकि कंपनी मेरे से लोन वापस मांग लेगी। ठीक है गाइस, कंपनी मेरे से लोन वापस मांग लेगी, तो मेरे पे हमेशा प्रेशर रहेगा कि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी के खिलाफ कुछ गलत ना लिखूं। पर इसमें एक लिमिट गिवन है 5 लाख रुपीज तक की, कि मैं 5 लाख रुपीज तक का लोन ले सकता हूँ। ठीक है। अब ये 5 लाख रुपीज तक की जो लिमिट है ना, ये हर एक केस में एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपको अभी आगे आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे कि ऑडिटर कंपनी से बिजनेस रिलेशनशिप कर सकता है, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कर सकता पर नॉर्मल वाले रिलेशनशिप कर सकता है। लाइक, तो वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे कि मान लीजिए मैं रिलायंस का टीवी, मैं रिलायंस के स्टोर में गया, वहां से मैंने टीवी बाय कर लिया, तो एक नॉर्मल नॉर्मल कोर्स में मैंने करा है, मैंने कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं करा है। ठीक है। तो आप मतलब उस चीज से आप रिलेट करेंगे इस 5 लाख रुपीज की लिमिट को, क्योंकि जब आप किसी कंपनी का, जैसे मान लीजिए मैंने टीवी खरीदा, तो मैंने टीवी उधार में ले लिया, तो उस चीज में हमें देखना पड़ेगा 5 लाख रुपीज तक की लिमिट जो है, क्योंकि वहां पे इंडेप्टनेस आ जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको उस पॉइंट से लिंक करना पड़ेगा। अभी हम उस पॉइंट को आगे पढ़ेंगे, मैं आपको दोबारा लिंक करवा दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए ऑडिटर है, ऑडिटर हूँ मैं, मैंने क्या करा, मैंने कंपनी से एक टीवी परचेज कर लिया, और 5 लाख रुपीज से ज्यादा का टीवी था, पर वो मैंने नॉर्मल कोर्स में परचेज करा है, नॉर्मल कोर्स में। तो आपको लिख के आना है कि ऑर्डर इंडेबिटेड हो गया एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन नंबर 3 क्लोज डी। क्लोज डी अगर आप नहीं लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये लिख दोगे, अ पर्सन हु और his relative or partner is indebted to the company in excess of limit of rupees 5 lakh, then he is not he is disqualified for being appointed as auditor of the company। अपनी लैंग्वेज में लिखा है, पर जो मेन वर्ड्स हैं, वो पर्सन हु रिलेटिव एंड हिज पार्टनर, इंडेप्टेड, इंडेप्टेड पर लिखा है टू द कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये मैंने आपको वर्ड दे दिया है, कैश। कैश से आप इसको याद करोगे और लिमिट लिख के आनी है, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। और आपको ऊपर का जो इन द इंस्टेंस केस, ये सारा आपको कॉन्टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख के आना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको ये बता था कि ये जो लिमिट है ना, ये नॉर्मल केसेस में एप्लीकेबल है, नॉर्मल केसेस में भी एप्लीकेबल होगी। लाइक मान लीजिए आर्म्स लेंथ प्राइस पर हमने कुछ गुड्स बाय कर लिए, नॉर्मल केस में वो चीज़ें अलाउड है ऑडिटर को, कि वो नॉर्मल केस में कंपनी के गुड्स बाय कर सकता है, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उस कंपनी के गुड्स भी बाय कर सकता है। बट अगर ये लिमिट हो गई ना 5 लाख रुपीज तक की, तब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये लिमिट आपको उस चीज़ से लिंक करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, अगर भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल जाएगी। उसके बाद हम गारंटी की चीज़ करते हैं। गारंटी में है वो पर्सन खुद, आप ऊपर से कंटिन्यू करिए, person who himself, his relative or partner has given guarantee to the company, guarantee to the company। तोड़ तोड़ के पढ़िए, इस पूरी लाइन को एक साथ मत पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। उस पर्सन ने गारंटी दी है कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुई है, कंपनी ने ना लोन दिया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी को लोन दिया, और उस पर्सन ने या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने, मतलब पीआरपी में से किसी ने इस कंपनी को गारंटी दे दी कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने लोन नहीं चुकाया तो मैं लोन चुका दूंगा।
इसने लोन नहीं चुकाया तो मैं लोन चुका दूंगा, आप इसको लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो गारंटी दी है, इसकी जो लिमिट है ना 1 लाख रुपीज़ तक के, 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की अगर आप गारंटी दे रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। अब गारंटी भी दे सकता है वो आदमी, वरना वो आदमी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा सकता है। मान लीजिए सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करा रहा है, इस पर्सन ने ना मान लीजिए अपना कुछ, मान लीजिए अपना लाइक घर के कागजात गिरवी रख दिए, लाइक इसने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी और उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की आ रही है, तो एकदम डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, गारंटी प्रोवाइड करा रहा है, जनरली आपको वर्ड गारंटी देखने को मिलेगा, पर गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है इन कनेक्शन ऑफ इनडेप्टनेस ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब थर्ड पार्टी को लोन मिला है कंपनी से, और गारंटी किसने दी है, उस पर्सन ने दी है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वो पर्सन। आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये ज़्यादा हो गया है आपके लिए, बट आपको क्या करके आना है, आपको इस चीज़ को रिवाइज करके आना है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्लोज है, क्लोज नंबर डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और आपको एक बार जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, आपको ये सब एक बार पढ़ के आना है। और जो चीज़ें मैंने आपको मार्क करवाई हैं, ये सब आपको मार्क कर लेनी है अपने बुक में। फिर से एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। हमने पढ़ा इस सेक्शन में, इस क्लास में 139 टू 147 हमारे सीए जब ऑडिट कर रहा है तो उससे डील करते हैं, 148 हमारा कॉस्ट ऑडिट से डील करता है। ये हमने सारे सेक्शंस पढ़े थे। हम सेक्शन 141 पढ़ रहे थे, इसमें इंडिविजुअल ऑडिट करा तो वो सीए होना चाहिए, फर्म ऑडिट करे तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। हम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया वाले जो पार्टनर्स हैं उनमें मेजोरिटी देखेंगे। और मेजोरिटी की मान लीजिए 6 पार्टनर्स हैं, 3 आउटसाइड हैं, 3 इनसाइड हैं, इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 2 सीए हैं, तो 2 सीए हैं, मेजोरिटी बन गई। 3 पे मेजोरिटी देखेंगे हम, 6 पे मेजोरिटी नहीं देखेंगे, 3 पे मेजोरिटी देखेंगे, और मेजोरिटी हमेशा 50% से ऊपर आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए 7 पार्टनर्स हैं जो प्रैक्टिस इन इंडिया हैं, तो उसमें से 4 हैं सीए, तो मेजोरिटी बन जाएगी। मेजोरिटी हमेशा 50% से ऊपर होती है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पार्टनर सीए हैं वही एलिजिबल होंगे टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 141 सब सेक्शन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, मतलब सभी बॉडी कॉर्पोरेट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। पार्टनर और ऑफिसर, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी का ऑफिसर उनके या तो पार्टनर, उनका या तो एम्प्लॉय। कंपनी का एम्प्लॉय या ऑफिसर उनका या तो पार्टनर, उनका एम्प्लॉय। ये मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दिया था, दिखवा दिया। ये डायग्राम आप बनाओगे तो एकदम आपको समझ में आने वाला है। तो ये जो लोग हैं, ये एलिजिबल नहीं है ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि ये ऑफिसर का पार्टनर है, या फिर एम्प्लॉय का पार्टनर है, या फिर ऑफिसर का एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर अगर आप ये डायग्राम बना लोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। और ऑफिसर और एम्प्लॉय एक ही बात होती है। अभी के लिए आपको यही याद रखना है, एग्जाम पर्पज के लिए आपको यही बात याद रखनी है। पर वरना थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन होती है इसमें ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में, पर ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस आपको ऐसे ही याद करना है इसे, ऑफिसर और एम्प्लॉय, ठीक है। पर एक काम करूँगा मैं इसके बारे में आपको, अगर जिसको पढ़ना है, जिसको मतलब ये इस चीज़ के बारे में भी जानना है, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको इस चीज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अ पर्सन विद अ पार्टनर और ऑफिसर। ये हमारा 6 सी पॉइंट था, ये हो गया था। फिर उसके बाद डी पॉइंट की बात करें तो अ पर्सन हु हिज रिलेटिव और पार्टनर, पीआरपी कैश, मैंने कैश पढ़ा था, पीआरपी पढ़ा था। अब इसमें है लोन गारंटी सिक्योरिटी। लोन के केस में 5 लाख रुपीज तक की लिमिट थी, सब पे एप्लीकेबल थी वो 5 लाख रुपीज तक की लिमिट। मतलब उस बंदे ने खुद, उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने कंपनी से लोन ले लिया, कंपनी से लोन ले लिया, तो मतलब हमारे पे प्रेशर आ गया, हमारे पे लोन का भार आ गया। हम कंपनी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं लिख सकते,
क्योंकि हम या तो हमारे रिलेटिव ने लोन ले रखा है, या हमारे पार्टनर ने लोन ले रखा है, या हमने खुद लोन ले रखा है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, मैं तेरा कर्जा थोड़ी ना ले रखा है। ऐसा बोलते हैं मैं तेरे बारे में गलत लिख दूंगा क्योंकि मैं तेरा कर्जा नहीं ले रखा। पर अगर मान लीजिए ऑडिटर ने कर्जा ले रखा है 5 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो फिर वो कंपनी के बारे में गलत नहीं लिख सकता। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैं तेरा कर्जा थोड़ा ना ले रखा है। कंपनी कहती कि तूने तो ले रखा है भाई 5 लाख रुपए से ज़्यादा का। ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि पीआरपी लोन का केस मैंने आपको बताया 5 लाख रुपीज तक की लिमिट। लोन गारंटी, गारंटी की बात करें तो 1 लाख रुपीज तक की लिमिट। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये हम पढ़ ही रहे हैं। ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट है कि सिक्योरिटी के केस में खाली रिलेटिव को एग्जेम्पशन है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और अगर ऑलरेडी बंदा अपॉइंटेड हो गया है, अपॉइंट हो गया एज अ ऑडिटर, तो उसके पास 60 डेज का टाइम होगा करेक्टिव एक्शन लेने का। बस आप इतना लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमने रिलेटिव डेफिनेशन पढ़ी थी। मम्मी पापा, भाई बहन, ब्रदर्स, ब्रदर ब्रदर वो सन, सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड। ठीक है, डॉटर के केस में स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, तो स्टेप डॉटर इज नॉट अ रिलेटिव। बट अगर आपको हम्म, अगर आप ये देखोगे कि वाइफ और हस्बैंड रिलेटिव है, पर अगर आप मेंबर ऑफ एचयूएफ में देखोगे तो मैंने आपको बताया ऑल मेंबर्स इज रिलेटिव। तो मान लीजिए अगर आईसीआई ने, मतलब हो सकता है ऐसा, बहुत रेयर चांसेस है, पर अगर आप आईसीआई आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कह दे कि ऑडिटर जो है, मतलब वो जो पर्सन जो है, वो जो अपॉइंट होने जा रहा है एज अ ऑडिटर, जो ऑडिटर बनने वाला है, वो एक एचयूएफ का मेंबर है। और उसकी जो स्टेप डॉटर है वो भी एचयूएफ की मेंबर हो गई, और उसने वो सिक्योरिटीज बाय कर ली। उसने सिक्योरिटीज बाय कर ली, 1 लाख रुपीज से ऊपर की सिक्योरिटी बाय कर ली। ठीक है, तो इस केस में ना जो स्टेप डॉटर है इस वाले केस में कवर हो जाएगी। ये थोड़ी सी डीप बात है। आईसीआई यहाँ से इतना टफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बट इसको आप अभी के लिए भूल जाइए, इतना टफ नहीं पूछने वाला। बस आपको ये याद रखना है कि अगर वो बंदा मेंबर है एचयूएफ का, तो सब मेंबर्स उसके रिलेटिव हो जाएंगे कुछ एचयूएफ के। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस थे, ये आप एक बार देख लेना। इसमें से आपको, हाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आसान क्वेश्चन को हमेशा कट करना है। लाइक मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, वो तो था ही आसान, क्योंकि इसमें सीधा 900 रुपीज के शेयर दे रखे थे। वो इसमें हमने पढ़ा था कि वो पर्सन अगर खुद है, रिलेटिव के केस में एग्जेम्पशन थी 1 लाख रुपीज तक की, उस पर्सन ने खुद लिए थे शेयर, तो डिस्क्वालीफाइड हो गया था। तो ये बहुत आसान था, इसको कट कर देना। उसके बाद ये जो था ये भी आसान था। इसमें वो 90,000 बता रखा था, पर हमें पता है कि 1 लाख रुपीज तक का है, तो ये भी आसान था, इसे भी रहने दो। और फिर उसके बाद है ये एक सही क्वेश्चन है आपके लिए, और ये भी एक सही क्वेश्चन है आपके लिए। एक काम करिए, खाली क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। 3 भी मतलब 4 के जैसा ही है, क्योंकि 4 में ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा चीजें लाइक मार्केट वैल्यू दे रखा है, और ऊपर वाले क्वेश्चन की सारी चीजें तो इंक्लूडेड हैं ही। तो बस आप खाली क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना। इससे ना आपका क्या है, इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो शॉर्ट हो जाता है, और हमें सिलेबस को शॉर्ट करना है, सारी चीजें इंक्लूड करते हुए शॉर्ट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्सक्लूड कर देंगे, हम कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, बस हम अपने सिलेबस को शॉर्ट बनाएंगे। अब सिलेबस को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे आप ये जो पॉइंट नंबर डी है, सेक्शन 141 सब सेक्शन नंबर 3 पॉइंट डी, इसके लिए ना आप जहाँ पे अगर कोई स्पेस गिवन हो, आप छोटा छोटा आप लिख सकते हैं ऐसे, लाइक पीआरपी, कैश, और एलजीएस। एलजीएस का मतलब लोन गारंटी सिक्योरिटी, लोन गारंटी सिक्योरिटी। लोन के केस में 5 लाख रुपीज तक की लिमिट, गारंटी के केस में 1 लाख रुपीज तक की लिमिट सब, और सिक्योरिटी के केस में 1 लाख रुपीज तक की लिमिट है। अब ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब इतने तक का लोन ले सकते हैं, इतने तक की गारंटी दे सकते हैं, इतने तक की सिक्योरिटी कर सकते हैं। पर ये के किस किस पे एप्लीकेबल है, देखिए अगर लोन की बात करें तो तीनों पे एप्लीकेबल है पीआरपी। गारंटी की बात करें तो पीआरपी सब पे एप्लीकेबल है, पर सिक्योरिटी खाली रिलेटिव पे एप्लीकेबल है। और यहाँ पे
लिमिट गिवन है 60 डेज की, वो आपको याद रखनी है। तो आप ऐसे टेबल बना लेना, ऐसा एक डायग्राम बना लेना, तो आपको एकदम याद रहेगा, डायग्राम देखते ही आपको याद आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे इसी 141 सब सेक्शन की। बाय बाय गाइस।